काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफर खां और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। देश के प्रायः कोने कोने में यायावर की तरह भ्रमण करने वाले काका की चर्चित कृतियां हैं हिमालयनो प्रवास, लोकमाता, यात्रा वृतांत, स्मरण यात्रा, संस्मरण, धर्मोदय, आत्मचरित, जीवननो आनंद, आवरणवार निबंध संग्रह। काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का संपादन भी किया। काका के लेखन की भाषा सरल, सरस, ओजस्वी और सारगर्भित है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या काका की लेखन शैली की विशेषता रही है। एक हिंदी तर भाषी लेखक द्वारा मूलतः हिंदी में लिखे इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में काका ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काका कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं, अपितु उसके मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। कीचड़ न होता तो क्या क्या न होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाते, इसकी एक बानगी यह निबंध बखूबी दर्शाता है। कीचड़ हेय नहीं, श्रद्धेय है। यह लेखक ही नहीं, पाठक भी स्वीकारता है। कीचड़ का काव्य। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही जहां पूरी रंगी न गई हो, वहां उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती। देखते देखते वहां के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता और इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, किंतु तटस्थता से सोचे तो हम देखेंगे कि कीचड़ में भी कुछ कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवालों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों को
भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश खुश हो जाते हैं। पर लो, कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ जाती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं तब 3 नाखून आगे और 1 अंगूठा पीछे ऐसे उनके पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवा ले जाने की इच्छा हमें होती है। फिर जब कीचड़ ज्यादा सूखकर जमीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपनी सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पदचिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति न हो तो सीधे खंबात पहुंचना चाहिए। वहां मही नदी के मुख से आगे जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना न शोभा दे ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए। हमारा अन्न कीचड़ में से ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। एक अजीब बात तो देखिए, पंख शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग डोलने और गाने लगते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूट पड़ते हैं। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं लेकिन वसुदेव को तो नहीं पूजते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम।